इतिहास पर बवाल मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी रुकने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सफाई अभियान चल रहा है तो चल रहा है, यह भी ढंग से पढ़ाना शुरू करो बच्चों को, सही इतिहास बताओ। उधर उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में भगवत गीता और रामायण का पाठ पढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड सरकार इसके लिए सिलेबस तैयार कर रही है। एनसीईआरटी से बातें हो रही हैं। इन धार्मिक ग्रंथों को राज्य के 17,000 सरकारी स्कूलों के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। जब तक ये सिलेबस का हिस्सा नहीं बन जाते तब तक स्कूलों में सुबह की प्रार्थना में भगवत गीता और रामायण के श्लोकों का पाठ कराया जाएगा। लेकिन उत्तराखंड सरकार के इस फैसले का भी विरोध हो रहा है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी शिक्षा का भगवाकरण कर रही है। सुनिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत क्या कह रहे हैं इस पर। हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा, गीता का सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े। इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए, तो बच्चों को उस दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। और धर्म ग्रंथों में जिनमें भी जो अच्छी बातें हैं, जिनको आगे की पीढ़ी के लिए जो प्रेरक हो सकती हैं, उनको पाठ्यक्रमों में डालने और पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। मगर ये एक तरफा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम एक ही तरफ चल रहे हैं। इसमें जो दूसरे ग्रंथों में भी कोई अच्छी बातें हैं, उनका भी समावेश किया जाना चाहिए। काम यदि भगवाकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाने के दृष्टि से उनसे किए जा रहे हैं, तो उसका दुष्प्रभाव हमारी सारी शिक्षा प्रणाली पर पड़ेगा। क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वो भगवाकरण की प्रतीक बन गई है। उसके खतरे देश के लिए और शिक्षा के लिए बहुत गंभीर होने जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता हरीश रावत कह रहे हैं कि एक तरफा नहीं होना चाहिए। भगवत गीता रामायण पढ़ाने में एक तरफा नहीं होना चाहिए, सबको लेकर चलिए। वक्फ बोर्ड बनाते समय यह नहीं समझ में आया था कि एक तरफा एक को बना के वक्फ बोर्ड नहीं देना चाहिए, वक्फ एक्ट लाकर नहीं देना चाहिए। तब सबको नहीं लगा कि सबको दे देते हैं ऐसा कानून। खैर, वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस को गीता और रामायण के पाठ से भी दिक्कत हो रही है और कांवड़ यात्रा भी चुभ रही है। कांग्रेस के पूर्व सीएम और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल उठा दिए। दिग्विजय सिंह ने अपनी फेसबुक पोस्ट में 2 तस्वीरें साझा की, जिसमें एक तस्वीर में सड़क के किनारे से कांवड़िए गुजर रहे हैं और दूसरी तरफ सड़क पर नमाज पढ़ते हुए लोगों को एक पुलिस वाला लात मार रहा है। दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि एक देश दो कानून। अब दिग्विजय सिंह की इसी पोस्ट पर बवाल मच गया। पहले सुनिए बीजेपी कैसे इस पोस्ट पर दिग्विजय सिंह की क्लास लगा रही है, फिर आपको बताऊंगा कि दिग्विजय सिंह कैसे ये पोस्ट करके खुद फंस गए। इसीलिए तो उन्हें मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। अगवा आतंकवाद जैसी शब्दों को इजाद करके उन्होंने ही सनातन को इस दुनिया में बदनाम करने का काम किया। पर मैं दिग्विजय सिंह जी से कहना चाहता हूं, हिंदू और सनातन धर्म के किसी भी त्योहार पर यदि इस तरह की टिप्पणी होगी तो ये सहन नहीं किया जाएगा। दिग्विजय सिंह जी को चाहिए कि इस पूरे मामले में वो माफी मांगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने कांवड़ यात्रा पर अपनी खींच मिटाने के लिए उसकी तुलना सड़क पर नमाज से कर दी ताकि मुस्लिम वोट बैंक सेट हो जाए। लेकिन अधूरा सच बताकर दिग्विजय सिंह फंस गए, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने नमाजियों को लात मारने वाली जिस घटना को शेयर किया उसका वीडियो मार्च 2024 में वायरल हुआ था। यह दिल्ली के इंद्रलोक की घटना थी। तब सभी ने इस घटना की आलोचना की थी, हमने भी की थी कि भाई ये लात मारने का क्या तरीका है, कोई नमाज पढ़ रहा हो और आप लात मार रहे हो। आरोपी पुलिस वाले को तुरंत सस्पेंड भी कर दिया गया था, लेकिन इसका जिक्र दिग्विजय सिंह ने नहीं किया। ऐसे में सवाल उठेगा कि दिग्विजय सिंह क्या मुसलमानों को उकसाना चाहते हैं? क्या इन 2 तस्वीरों के जरिए 2 समुदायों के बीच नफरत बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं? क्या मुस्लिम वोटर्स को खुश करने के लिए दिग्विजय सिंह ये सब कर रहे हैं? क्योंकि सवाल तो यह है कि भाई कांवड़ यात्रा जो है उसके लिए रूट बनता है। ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी जो है वो कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है और बाकायदा जो कांवड़िए हैं वो रोड के साइड में चलते हैं। नमाज से भी किसी को दिक्कत नहीं है। किसी खास ईद के दिन, बकरीद के दिन पर अथॉरिटी से परमिशन लेके सड़क पर, क्योंकि ज्यादा लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं तो नमाज पढ़ रहे हैं, उससे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हर जुमे के दिन सड़क पर नमाज होती है, तब लोग आपत्ति जताते हैं कि भाई नमाज सड़क पर क्यों हो रही है, ट्रैफिक रुक रहा है, ये हो रहा है, वो दिक्कत हो रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने ऐसे पोस्ट किया जैसे कांवड़ियों को तो सारी छूट है और नमाज पढ़ने वाले हर व्यक्ति को लात मारी जा रही है।
आप देखिए कि बिहार चुनाव में क्या हो रहा है। वहां मुस्लिम वोटों की मारामारी मची हुई है। वहां इंडी गठबंधन एक मुस्लिम वोट चाहता है। इस चक्कर में इंडी गठबंधन ने ओवैसी को किनारे लगा दिया। ओवैसी ने बिहार में इंडी गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी। ओवैसी की पार्टी ने इसके लिए लालू यादव को अप्रोच भी किया था, लेकिन अब खबर है कि आरजेडी और कांग्रेस ने ओवैसी को ना बोल दिया है। ओवैसी को ना बोलने की वजह भी आप जान लीजिए। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी तो सांप्रदायिक पार्टी है, उससे कैसा गठबंधन। सुनिए बिहार में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कह रहे हैं। सांप्रदायिक एजेंडे वाली किसी भी पार्टी को कांग्रेस पार्टी साथ नहीं दे सकती है। ये हमेशा से हम लोगों का विचार रहा है और एमआईएम लगातार पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को मदद करती रही है, तो उनके साथ जाने का कोई मतलब ही नहीं। कांग्रेस की तरह ही आरजेडी को भी ओवैसी से दिक्कत है। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि ओवैसी को अगर वाकई सेक्युलर ताकतों की मदद करनी है तो बिहार में चुनाव ही नहीं लड़े। आरजेडी का तर्क है कि जब वो चुनाव लड़ने हैदराबाद नहीं जाते तो ओवैसी बिहार क्यों आ रहे। अरे भाई आप जाइए हैदराबाद, आपको किसी ने मना किया है? इंडी गठबंधन ने ओवैसी को तेवर दिखाए तो ओवैसी भी कहां पीछे रहने वाले थे। ओवैसी ने साफ कहा कि एक तरफ तो इंडी गठबंधन उस पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती है, दूसरी तरफ साथ चुनाव लड़ने से मना भी करती है। ओवैसी ने कहा कि एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी। सुनिए 2 दिन पहले दिया ओवैसी का यह बयान। देखिए, एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली है, एक तरफा मोहब्बत होने वाली है और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्ज़ाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्ज़ाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर जिंदगी गुजारें। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी बनाना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे। इधर बिहार में इंडी गठबंधन ने ओवैसी से किनारा कर लिया। उधर राहुल गांधी ने असम जाकर नया बवाल मचा दिया। राहुल गांधी ने आज असम में रैली की और रैली के दौरान उन्होंने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल भेजने की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि असम के सीएम को ना मोदी बचा पाएंगे ना अमित शाह बचा पाएंगे। सुनिए राहुल गांधी को एक बार। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को, कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। मगर अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी ने असम के सीएम को जेल भिजवाने की धमकी दी, उससे सियासी पारा बढ़ गया। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी राहुल गांधी को तगड़ा जवाब दिया। हिमंता ने कहा जो खुद जमानत पर है वो जेल भेजने की बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सुना है कि आप नेशनल हेराल्ड घोटाले में 5,000 करोड़ से अधिक की भारी भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर बाहर हैं। आपको भारत के सबसे भ्रष्ट कांग्रेस अध्यक्षों में एक के रूप में याद किया जाएगा। साफ कहूं तो आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं और देश जानता है कि आप आज भारत के सबसे भ्रष्ट नेताओं में से एक हैं। यानी सियासी वार पलटवार चल रहा है। फिलहाल पाठशाला में वक्त हो गया अगले चैप्टर का। ऑपरेशन सिंदूर